हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य पद्मावत को पढ़ रहे हैं। पद्मावत के अंतर्गत नागमती वियोग वर्णन है, उसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्य परंपरा के अंतर्गत सूफी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं और उनकी प्रसिद्धि का आधार पद्मावत ही है। मैं कर रही हूँ आज का यह पद, जिसे मैं सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाती हूँ। फिर मैं कठिन शब्द के अर्थ को बताऊंगी, पंक्ति की व्याख्या करूंगी और इसका जो विशेष है यानी काव्य सौंदर्य लिखवा दूंगी। चलिए आरंभ करती हूँ कि चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा, धूम सांब घन धाये, सेत ध्वजा बगपाति दिखाए, खड़ग बीजु चमकै चहु ओरा, बूंद बान बरसही घन घोरा, ओनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी, दादुर मोर कोकिला पीयू, गिरै बीज घट रह न जीऊ, पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, हों बिनु नाह मंदिर को छावा, अद्रा लाग लागी भुई लेई, मुहि बिनु पीऊ को आदर देई, जिन घर कंता ते सुखी, तिन्ह गारव अवगर्व, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। ये क्या है? 4 नंबर पद है। बहुत जगह यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पुष्प लिखा हुआ, कहीं कहीं पुष्य भी है। असल में यहाँ पर पुष्य नक्षत्र की बात हो रही है। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को लिखवा दूं। देखिए, चढ़ा माने आया। यहाँ चढ़ा का अर्थ चढ़ना नहीं है, आना है। घन यानी बादल, गाजा यानी गर्जन करना, साजा यानी तैयार सुसज्जित, धुंध यानी युद्ध लड़ाई, बाजा कहते हैं नगाड़ा को, रणभेरी, धूम माने धुएं के रंग का, जिसको धूसर अंग्रेजी में कहते हैं ना, ग्रे कलर, धौरे यानी सफ़ेद, धाये यानी छा जाना, सेत, सेत का अर्थ है सफ़ेद, ध्वजा, देखिए ध्वजा का अर्थ होता है पताका या ध्वजा, बगपाती, बग यानी बगुला, पाती मतलब पंक्ति यानी बगुला की पंक्ति, खड्ग, खड्ग क्या एक अस्त्र है, बीजू यानी बिजली। अच्छा, खड्ग बीज, ये जो पंक्ति में आया है वह खड्ग बीज में क्या रूपक अलंकार है। बूंदबान, बूंदबान माने वर्षा की बूंद रूपी वान, ये भी रूपक अलंकार है। औनई माने झुक आना, उमड़ना, घटा यानी बादल, चहु फेरी, चहु फेरी मतलब चारों ओर, कंत कहा गया प्रिय पति, ये कौन है? राजा रत्नसेन के लिए कहा गया है। उबारू यानी उबारना, रक्षा करना, मदन कामदेव को कहा गया है। घेरी यानी घेर लेना, दादुर यानी मेढक, कोकिला कोयल, पीयू यानी प्रिय, गिरे बीजू मतलब बिजली गिरती है, घट शरीर, जीव मतलब प्राण, पुष्प नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र, इसकी क्या विशेषता है? इसमें अधिक वर्षा होती है। सिर ऊपर आवा, सिर ऊपर आवा मतलब नज़दीक आना, एक मुहावरा की तरह है। जैसे हम लोग कहते हैं ना सिर पर आ गया, यानी नज़दीक आना। जैसे हम लोग कहते हैं ना परीक्षा एकदम सिर पर है, यानी परीक्षा एकदम नज़दीक है, मुहावरा। नाह यानी पति, मंदिर, भवन, छावा माने छप्पर छाना, अद्रा कहा गया आद्रा नक्षत्र को, लाग यानी लगते ही, आते ही, भूई यानी भूमि, यहाँ पर क्या अर्थ में है कि वर्षा के जल से पृथ्वी भींग गई है। मोही यानी मुझे, बिनु पीयू यानी प्रिय के बिना। देखिए आदर, आदर का अर्थ होता है मान सम्मान, देई मतलब देना, जिन्न मने जिसके, कंता मतलब पति, तिन्न मने उसके, गारव मने गौरव, सर्व मने सब प्रकार के। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ को बता दूँ, कि जो भी बच्चे इस अंश को पढ़ेंगे वे अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ को समझ सके, ताकि पंक्ति के अर्थ को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो प्रसंग समझ लेते हैं कि नागमती जो है राजा रत्नसेन के वियोग में क्या है, बहुत व्यथित है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि जायसी ने 12 मासा वर्णन के अंतर्गत रानी नागमती के विरह को अभिव्यक्त किया है।
देखिए, चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा। तो सबसे पहले यहाँ पर नागमती जो है वो क्या कह रही हैं? चढ़ा आषाढ़, यानी आषाढ़ महीना आ गया है, आषाढ़ आ गया, आषाढ़ का आगमन हो गया है। गगन गन गाजा, और गगन में घन यानी बादल, गाजा यानी गर्जन कर रहे हैं। आषाढ़ महीना आ गया है, आषाढ़ महीना का आगमन हो गया है और आसमान में जो है बादल गर्जन कर रहे हैं। साजा विरह धुंध दल बाजा, तो बादलों की गर्जना को देखकर ऐसा लगता है रानी नागमती को कि मानो विरह ने, नागमती को क्या लगता है कि विरह ने क्या किया है? धुंध दल माने युद्ध करने के लिए दल को सजा लिया है, और बाजा यानी उसी का नगाड़ा बज रहा है। यानी ये जो बादलों की आवाज़ है ये मानो युद्ध की गर्जना है, युद्ध की एक तैयारी है, युद्ध की उद्घोषणा है। ये जो बादलों की गर्जना है यह मानो युद्ध की उद्घोषणा है, रणभेरी है, नगाड़ा है। रानी नागमती को ऐसा प्रतीत होता है। कब? जब आसमान में बादल गरजते हैं। जब आसमान में बादल गरजते हैं तो रानी नागमती को ऐसा लगता है कि मानो विरह ने युद्ध करने की पूरी तैयारी कर ली है, अपनी सेना सजा ली है और उसी का उद्घोष जो है सुनाई दे रहा है। वही नगाड़ा यानी बादल की गर्जना सुनाई दे रही है। धूम साम धौरे घन छाए, इसके साथ ही साथ आसमान में क्या है? देखिए, धूम यानी धूसर रंग का, साम माने काले रंग का, और धौरे यानी सफ़ेद। धौरे का अर्थ क्या है? सफ़ेद। घन धाई यानी बादल छा गए हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन है। आषाढ़ महीना में क्या होता है? वर्षा ऋतु होती है। तो वर्षा ऋतु में हम लोग क्या देखते हैं कि आसमान में काले, सफ़ेद, धूसर रंग के बादल जो है छाए रहते हैं। तो यहाँ पर रानी नागमती भी यही बात कह रही है। सेध धजा बगपाती दिखाई, इसके साथ ही साथ रानी नागमती को क्या लगता है कि जो बगुला की पंक्ति है, बगपाती माने बगुला की पंक्ति जो आसमान में उड़ रही है वह मानो श्वेत रंग की ध्वजा है। श्वेत ध्वजा यानी श्वेत रंग की ध्वजा है, यानी आसमान में काले, सफ़ेद, धूसर रंग के बादल छाए हुए हैं और वहाँ पर आसमान में क्या दिखाई दे रहा है? बगुलों की पंक्ति उड़ती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर रानी नागमती को ऐसा लगता है मानो श्वेत रंग का, सफ़ेद रंग का ध्वजा जो है, पताका लहरा रहा है। खड़ग बीज चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसही घन घोरा। खड़ग बीज, यहाँ पर बिजली को माना गया है खड़ग की तरह। खड़ग क्या है? एक अस्त्र है जिससे हम किसी को मार सकते हैं। तो यहाँ पर बिजली की चमक कैसी है? खड़ग के समान है। चमके चहु ओरा, वो चमक रही है बिजली आसमान में, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो खड़ग है और वो चारों ओर चमक रही है। तो यहाँ पर बिजली को खड़ग मान लिया गया है, यानी उपमेय को उपमान मान लेने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। बूंद बान बरसे ही घन घोरा, इसके साथ ही साथ क्या है? आसमान से बूंदें बरस रही है, यानी वर्षा जो हो रही है उसकी जो बूंद है वो कैसा लग रहा है? बाण की तरह लग रहा है, तीर की तरह है, और घनघोर वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर भी देखिए बूंद बाण में रूपक अलंकार है, क्योंकि बूंद को बाण मान लिया गया है, यानी बूंद है उपमेय और बाण है उपमान। तो उपमेय को उपमान मान लेने के कारण ही यहाँ पर रूपक अलंकार है। औनई घटा आई चहु फेरी, इसके साथ ही साथ रानी नागमती क्या कहती है कि घटा जो है, बादल जो है वो उमड़ कर आ गई। औनई माने उमड़ गई है, उमड़ रही है। आई चहु फेरी, चारों ओर उमड़कर फैल गई है। यानी आसमान में क्या है? आषाढ़ महीना में क्या देखते हैं? बादल ही बादल देखते हैं। इतने बादल हैं कि रानी नागमती को लग रहा है कि मानो घटाएं उमड़ पड़ी हो, चारों ओर फैल गई है। कंत उबारू मदन हो घेरी। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि प्रकृति यहाँ पर उद्दीपक रूप में है, यहाँ पर कवि जायसी ने प्रकृति का वर्णन उद्दीपक रूप में किया, यानी ये प्रेम को बढ़ाने वाला है। तो इसीलिए यहाँ रानी नागमती के मन में क्या है? प्रेम भाव उत्पन्न होता है। इसीलिए वो कंत यानी अपने प्रिय राजा रत्नसेन से क्या कहती है? उबारू मदन हो घेरी। रानी नागमती अपने प्रिय रत्नसेन से कहती हैं कि आप आइए और मुझे उबारिए, मेरी रक्षा कीजिए। किससे रक्षा कीजिए? कामदेव की जो सेना है वो मुझे घेर रही है, उससे रक्षा कीजिए। यानी रानी नागमती के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है और इसीलिए वो कह रही हैं राजा रत्नसेन से कि आप जल्दी आइए और मेरी रक्षा करिए, मुझे
उबारिए। किससे उबारिए? कामदेव की सेना से। दादुर मोर कोकिला पीयू, गिरे बीजू घट रहे न जीव। अब देखिए, अब रानी नागमती अपने पीयू मतलब प्रियतम राजा रत्नसेन को संबोधित करके कहती है कि दादुर यानी मेढक, मोर कोकिला यानी कोयल, इसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। इसकी जो आवाज़ है वो कैसा लग रहा है? गिरे बीजू, बिजली के समान उन पर गिर रही है। रानी नागमती के हृदय पर वो बिजली के समान प्रहार कर रही है। घट रहे न जीव, और रानी नागमती को ऐसा लगता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब इस शरीर में, घट यानी शरीर में, कोई प्राण नहीं बचेंगे, यानी इस शरीर जो है प्राणहीन हो जाएगा। अतः आप जल्दी आइए। राजा रत्नसेन से कह रही है कि मेढक की आवाज़, कोयल की आवाज़, मोर की आवाज़ एक बिजली के समान प्रतीत हो रही है, उसके हृदय पर चोट कर रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसके शरीर से प्राण चले जाएंगे। पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा। अब देखिए, यहाँ पर कह रही है रानी नागमती कि पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र जो है सिर पर आ गया, यानी नज़दीक आ गया, यानी अब बहुत वर्षा होगी। पुष्य नक्षत्र में अधिक वर्षा होती है। रानी नागमती जो है वो अपने पति राजा रत्नसेन को संबोधित कर रही है, उससे कह रही है कि आप जो है जल्दी आइए। क्यों? क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो है सिर पर आ गया है, नज़दीक आ गया है, इसमें बहुत वर्षा होगी। हो बिनु ना मंदिर को छावा, तो हो बिनु माने ना मतलब पति के बिना, यानी राजा रत्नसेन के बिना, मंदिर को छावा, कौन जो है मेरे घर का छप्पर जो है ठीक करेगा, यानी मेरे घर का छत को ठीक करेगा। यहाँ पर ये जो वर्णन है, यहाँ पर कवि जायसी ने इस विरह वर्णन में ये दर्शाया है कि रानी नागमती जो है वह विरह में एक सामान्य स्त्री बन गई है। उसने अपने रानीपन को छोड़ दिया है, यानी उसकी जो एक रानी की जो मर्यादा है, उस मर्यादा को उसने छोड़कर एक सामान्य स्त्री की भांति सोचना शुरू कर दिया है कि वर्षा आ रही है तो उसका घर के छत को कौन ठीक करेगा। लेकिन यहाँ पर रानी की मर्यादा नहीं दिखाई देती है कि वह राजा के बारे में सोचे कि राजा पता नहीं किस हाल में होंगे। यहाँ पर रानी नागमती एक साधारण स्त्री की भांति सोच रही है। इस का वर्णन जायसी ने यहाँ किया है। अद्रा लाग लागी भुई लेई, मोहि बिनु पियो को आदर देई। अब रानी नागमती जो है पुनः कहती है कि आद्रा नक्षत्र आ गया है, लग गया है। तो लागी भुई लेई मतलब क्या हुआ है? इसमें भुई माने भूमि, भूमि क्या जल से भीग गई है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र में वर्षा होती है, तो वर्षा के जल से क्या धरती पूरी भीग गई है, सराबोर हो गई है। तो मोहि बिनु पियो को आदर देई, लेकिन मेरी स्थिति क्या है? मेरी स्थिति यही है कि मेरे प्रिय जो है मेरे पास नहीं है, मुझे कौन आदर देगा, मेरा मान सम्मान कौन करेगा? इस बात की चिंता रानी नागमती को होती है। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो ओ गर्व। रानी नागमती का कहना है कि जिसके घर, जिन घर में जिसके घर, कंता, कंता ने पति, ते सुखी जिसके घर पति हैं वे अत्यंत सुखी हैं, यानी जिस स्त्री के घर उसके पति हैं वे स्त्री अत्यंत सुखी है। तिन गारो ओ गर्व, क्योंकि उसका गौरव और गर्व यानी उसका पति जो उसके साथ है। कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। और रानी नागमती स्वयं के बारे में कहती है कि कंत पियारा बाहिरे, कि मेरा प्रिय पति जो है वो बाहर है, वो मेरे पास नहीं है, इसलिए हम सुख भूला सर्व, कि हमने तो सारे सुखों को ही भुला डाला है, मेरे पास कोई सुख नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर आषाढ़ मास के वर्णन के द्वारा जायसी जी ने रानी नागमती के विरह का वर्णन किया है। ये यहाँ पर जो प्रकृति का चित्रण प्रस्तुत किया गया है यह रानी नागमती के विरह को और बढ़ा देता है, इसलिए ये क्या है, उद्दीपक रूप में यहाँ पर प्रकृति का चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो अब चलिए मैं विशेष लिखवा दूँ। पहला, कवि जायसी ने 12 मास वर्णन में रानी नागमती के विरहावस्था का वर्णन किया है। दूसरा, कवि ने प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से रानी नागमती के विरह व्यथा का चित्र उपस्थित किया है। तीसरा, आषाढ़ महीने में होने वाली प्राकृतिक घटना जैसे आसमान में काले काले बादलों का छाना, मेघ का गर्जन करना, वर्षा होना,
मेढक, कोयल, मोर की आवाज़ सुनाई देना, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। यानी प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण मिलता है, जैसे वर्षा का। कवि जायसी का नक्षत्र संबंधी जानकारी भी यहाँ दृष्टिगत होता है, जैसे आर्द्रा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र की जानकारी। 5वां देखिए, कवि जायसी ने रानी नागमती का चित्रण एक साधारण स्त्री के रूप में किया है, जहाँ नागमती कहती है, पुष्य नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हों बिनु नाह मंदिर को छावा। विरह में रानी नागमती अपने रानीपन को भूलकर एक सामान्य नारी की तरह व्यथित हो उठती है। अगला देखिए, प्रस्तुत पद दोहा चौपाई शैली में लिखा गया, अर्थात दोहा व चौपाई छंद का प्रयोग है। तो यहाँ पर आप दोहा किसे कहते हैं ये भी लिखेंगे, चौपाई किसे कहते हैं यह भी लिखेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, दोहा में 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। चौपाई यह एक मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, साथ ही अंत में गुरु होता है। अगला देखिए, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया, जैसे खड़क बीज, बूंदबान। 8वां काव्य भाषा अवधि है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने इस पद को जिस तरह से समझाया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।